अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वकालत ऑनलाइन और ये हमारे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की जो प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की है उसमें थर्ड वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में दिए गए एक रिलीफ यानी कि रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड मूवेबल प्रॉपर्टी, और हम इसमें रेलिवेंट केस लॉज भी जो है वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 8 से। Section 8 Recovery of Specific Immovable Property. A person entitled to the possession of specific immovable property may recover it in the manner prescribed by Code of Civil Procedure. सेक्शन 8 जो है वो काफ़ी कंसाइज है और लेकिन ये मीनिंग बहुत वाइड देता है। इसमें ये कहा गया है कि कोई भी पर्सन जो कि इंटाइटल्ड है वो रिकवर कर सकता है थ्रू मैनर प्रिस्क्राइब्ड, जो कि हमें बताया गया है सीपीसी में। तो इसमें जो स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी की इंटाइटलमेंट की बात की गई है उसमें यानी कि वो या तो ओनर हो या मॉर्गेजी हो या लेसी हो या कोई भी दूसरा ऐसा लीगल टाइटल वो होल्ड करता हो, ना कि सिर्फ वो एक पोजेसर हो, उसके पास कोई ना कोई टाइटल हो, तो वो स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो रिकवर कर सकता है थ्रू सेक्शन 8। समरी में देखें तो सबसे पहला इसकी एलिमेंट जो है कि एक स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी होना ज़रूरी है और वो पर्सन जो है वो इंटाइटल्ड हो उसकी पोजेशन का। वो पोजेशन चाहे वो परमानेंट हो यानी कि एज अ ओनर हो या वो एज अ लेसी हो या एज अ मॉर्गेजर हो, तो वो मैटर नहीं करता, लेकिन ट्रस्टी भी हो सकता है, वो बेनिफिशरी हो सकता है, टेनेंट हो सकता है, लेसी हो सकता है। ही शुड हैव द इंटाइटलमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। बताया गया है कि इसको रिकवर करना है जो मैनर प्रेस्क्राइब किया है हमें सीपीसी ने, ठीक है। यानी कि वो एक रेगुलर सूट फाइल करेगा, कोर्ट से डिक्री ऑब्टेन करेगा और फिर उसकी एग्जीक्यूशन करवाएगा। इसकी लिमिटेशन का पीरियड हमारे पास 12 साल है। ये एक रेगुलर प्रोसीडिंग होती है और इसमें पूरा सीपीसी का जो रेगुलर सूट का प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट किया जाता है एज कंपेयर टू सेक्शन 9, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले कि हम सेक्शन 9 पढ़ें, हम इसके हवाले से कुछ केस लॉज जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला केस लॉ 2019 SCMR 84 है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट केस लॉ है। बाज़ औक़ात लोग समझते हैं कि जो स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो रिकवरी है एंटाइटलमेंट के साथ, तो एंटाइटलमेंट से मुराद लोग समझते हैं कि सिर्फ ओनरशिप है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो लेजिस्लेचर की इंटेंट है उसमें उसका नेचुरल जो स्पिरिट है उसकी एंटाइटलमेंट से मुराद सिर्फ ओनरशिप नहीं, बल्कि एज अ ओनर, एज लेसी, एज अ लेसर, एज अ मॉर्गेजी, एज अ मॉर्गेजर और एज अ ट्रस्टी, एज अ बेनिफिशरी, ये सारे टाइटल उसमें इंक्लूड है। इनमें से कोई भी टाइटल अगर आपके पास है तो आप सेक्शन 8 के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी रिकवर कर सकते हैं। तो ये 2019 SCMR 84 ने हमें ये क्लियर कर दिया। नेक्स्ट केस लॉ हम जो देखेंगे उसमें भी 2019 SCMR 84 या फिर 1999 SCMR 2325 में भी यही डिस्कस किया गया है कि जो को शेयरर है जो कि डिस्पोजेस किए गए हैं वो सेक्शन 9 के तहत तो सूट फाइल कर सकते हैं अपनी पोजेशन रिकवर करने का, लेकिन सेक्शन 8 के तहत वो सूट फाइल नहीं कर सकते। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट केस लॉ है जो कि एक डिस्प्यूटेड अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी में जो को शेयरर हैं वो सेक्शन 8 की प्रोसीडिंग में नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास कोई टाइटल नहीं है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट जो है प्रायर इंटाइटलमेंट की जो है वो ज़रूरत नहीं है सेक्शन 8 की रिक्वायरमेंट के प्रायर आप डिक्लेयर करें अपना टाइटल, बल्कि आप जो है जब आप सूट फाइल करेंगे तो उसमें आप अपना टाइटल एस्टैब्लिश करेंगे तो फिर ही जो है वो आपको जो है वो रिलीफ दिया जाएगा। ये भी 2019 SCMR 84 में ही बताया गया। इसी केस लॉ को अगर फर्दर देखें तो इसमें ऑन्स ऑफ प्रूफ के बारे में भी बताया गया है कि द ऑन्स टू प्रूव द टाइटल ऑफ द डिस्प्यूटेड हाउस रेस्ट अपॉन द प्लेंटिफ अंडर द मैंडेट ऑफ आर्टिकल 117, 118 और 119 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 126 ऑफ कानून शहादत ऑर्डिनेंस। तो कानून शहादत ऑर्डर के जो आर्टिकल 117, 118 और 119 हैं और 126 हैं, उनके मैंडेट के मुताबिक ही जो है वो प्रूव करना होगा प्लेंटिफ को जब वो पोजेसरी टाइटल के लिए जब वो सूट फाइल करेगा अंडर सेक्शन 8। इसके अलावा नेक्स्ट अगर देखें तो इस 2019 SCMR 84 में ही ये बताया गया है
कि को ओनर कैन मेंटेन सूट फॉर इजेक्टमेंट ऑफ अ पोजेसर इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटायर प्रॉपर्टी, यानी कि कोई भी को ओनर, यानी कि एक प्रॉपर्टी अगर 10 बंदे ओन कर रहे हैं तो उनमें से कोई भी को ओनर जो है वो एक सबके बिहाफ पे सूट फाइल कर सकता है। इसमें 3 कंडीशंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने हमें दी हैं। सबसे पहले ये है कि जो सेड सूट है उसमें को शेयरर्स जो है उनके खिलाफ उनकी पोजेसरी टाइटल की डिनाइल के लिए कोई एविडेंस नहीं होना चाहिए। सबसे पहला थ्रेशोल्ड ये है। और सेकेंडली ये कि सूट जो है वो उनके बेनिफिट के लिए हो, को शेयरर्स के बेनिफिट्स के लिए हो, ना कि उनके एडवर्स हो। और थर्डली जब वो बंदा पोजेशन रिकवर करे तो वो सभी जो को शेयरर हैं उनके बिहाफ पे रिकवर करे, ना कि उनके एडवर्स रिकवर करे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 9 को, जिसमें समरी प्रोसीडिंग बताई गई है कि सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी किसी अगर पर्सन को डिस्पोजेस किया गया, इफ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड without his consent of immovable property otherwise than in due course of law, he or any person claiming through him may by suit recover possession thereof, notwithstanding any other title that may be set up in such suit। यानी कि अगर किसी पर्सन को डिस्पोजेस किया गया है, बगैर उसके कंसेंट के डिस्पोजेस किया गया है, यानी इलीगली उसको डिस्पोजेस किया गया है, बगैर किसी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के उसको डिस्पोजेस किया गया है, तो वो पर्सन जो है वो अपनी पोजेशन जो है वो रिकवर कर सकता है। ये मैटर नहीं करता कि उसके पास कोई टाइटल है या नहीं, टाइटल इसमें मैटर नहीं करता। जिस तरह हमने सेक्शन 8 में पढ़ा कि इंटाइटल होना चाहिए, पोजेसर जो है वो जिसको डिस्पोजेस किया गया है वो इंटाइटल होना चाहिए जो बंदा रिकवर कर रहा है। लेकिन इसमें पोजेशन की रिकवरी के लिए आपकी इंटाइटलमेंट ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपका पोजेशन होना ही काफ़ी है। नेक्स्ट इसमें कहा गया है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बार एनी पर्सन फ्रॉम सुइंग टू एस्टैब्लिश हिज टाइटल टू सच प्रॉपर्टी एंड टू रिकवर पोजेशन देयर ऑफ, यानी कि अगर कोई पर्सन रखता है टाइटल तो उसको ये सेक्शन बार नहीं करता, लेकिन वो जाएगा अगर टाइटल अपना रिकवर करेगा तो वो सेक्शन 8 के तहत करेगा, ना कि सेक्शन 9 के तहत करेगा। नेक्स्ट, नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रॉट अगेंस्ट द फेडरल गवर्नमेंट और एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो इसमें ये क्लियरली बता दिया गया कि इस सेक्शन के तहत जो समरी प्रोसीडिंग है या प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट दोनों में से किसी के अगेंस्ट जो है वो आप सूट नहीं फाइल कर सकते। और वैसे भी एसआरए में जितने भी रिलीफ दिए गए हैं वो गवर्नमेंट के खिलाफ क्लेम नहीं किए जाते, तो कोर्ट वो गवर्नमेंट को फेवर करती है और डिस्क्रिशनरी रिलीफ गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोवाइड नहीं किया जाता। हाँ, इसमें एक और भी इसकी इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि कोई अपील नहीं लाए करेगी इसके। नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर और डिक्री पास्ड इन एनी सूट इंस्टीट्यूटेड अंडर दिस सेक्शन। किसी भी ऑर्डर और डिक्री के खिलाफ कोई अपील या रिव्यू अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन हमें पता है कि सीपीसी में बताया गया है कि रिवीजन आप जहाँ पे रिव्यू ना अलाउ किया गया तो रिवीजन के लिए आप फिर फाइल कर सकते हैं। तो ये एक समरी प्रोसीडिंग थी। अगर मेन इसके देखें हम तो पर्सन जो है वो प्रॉपर्टी की पोजेशन में होता है, उसको डिस्पोजेस किया जाता है, अगेंस्ट हिज कंसेंट किया जाता है, अनलॉफुली किया जाता है और 6 मंथ के अंदर अंदर आपने सूट फाइल करना है। ये इसकी लिमिटेशन आ गई। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, सेक्शन 9 के तक केस ला देख लेते हैं। 2010 SCMR 1108, इसमें कहा गया है अ समरी सूट इट इंटेंड टू प्रोवाइड समरी रेमेडी फॉर रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन टू अ पार्टी डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट विदाउट गोइंग टू क्वेश्चन ऑफ टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बता दिया कि जो कोई भी पार्टी अगर सेक्शन 9 के अंदर सूट ब्रॉट करेगी तो उसके टाइटल का मसला नहीं उठाया जाएगा, यानी उसको ये नहीं इंक्वायर किया जाएगा कि वो किस टाइटल के तहत जो है वो प्रॉपर्टी को अक्वायर करना चाह रहा है। सिर्फ उसका पोजेशन बता देना कि वो इस चीज़ के ऊपर पोजेस्ड था, उसने वो चीज़ होल्ड कर रखी थी, ये काफ़ी होगा सेक्शन 9 की समरी प्रोसीडिंग के तहत कि ताकि कोर्ट उसे रिलीफ दे। ये सेक्शन 9 के थ्रेश होल्ड को पूरा कर देगा। इसी केस लॉ में ये भी लिखा गया है कि जो ऑब्जेक्ट है सेक्शन 9 का, वो ऑब्जेक्ट ये है कि डिस्करेज करे डिस्पोजेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ पर्सन इन पोजेशन, यानी कि पहले से कोई पर्सन अगर पोजेशन में है उसके अगेंस्ट जो डिस्पोजेशन हुई है उसको डिस्करेज करे। ये ऑब्जेक्ट है सेक्शन 9 का। नेक्स्ट 2010 SCMR 1254 में ये कहा गया है कि जो रेमेडी अंडर सेक्शन 9 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के इज एडमिसिबल टू एनी पर्सन वेदर ओनर or otherwise who have been dispossessed from the premises
इन हिज पोजेशन विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसमें उन्होंने कहा कि अगर चाहे बंदा ओनर भी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सेक्शन 8 की ही प्रोसीडिंग में जाए, वो सेक्शन 9 के तक भी अपनी जो है वो पोजेशन रिकवर कर सकता है। नेक्स्ट 2001 SCMR 345, इसको देख लेते हैं। इसके अंदर भी ये कहा गया है कि जो कंडीशन प्रेसिडेंट है ना सेक्शन 9 के तहत सूट फाइल करने की, उसमें कहा गया कि ऑल दैट इज नेसेसरी is that it must be proved that plaintiff was in possession and he is dispossessed and that the suit has been brought within 6 months। यानी कि वो यही सिर्फ नेसेसरी है कि वो बंदा पोजेशन में था, उसको डिस्पोजेस किया गया इलीगली और 6 मंथ के अंदर अंदर उसने सूट ब्रॉट किया। इसी केस में जो है वो नेक्स्ट इसमें यह भी बताया गया कि प्लेंटिफ मे नॉट हैव अ वैलिड टाइटल एट द टाइम ऑफ डिस्पोजेशन। ज़रूरी नहीं है कि उसके पास टाइटल हो, टाइटल जो है मटेरियल ही नहीं है इस सूट में फाइल करने के लिए अंडर सेक्शन 9 की प्रोसीडिंग के तहत, क्योंकि ये एक समरी सा प्रोसीडिंग है, इसमें कोई ट्रायल नहीं होता और ये ना ही जो है वो किसी पर्सन को जो जिसका टाइटल हो उसको रोकता है ये सेक्शन। नेक्स्ट केस लॉ 1999 सुप्रीम कोर्ट 2325 में ये कहा गया कि अगर दो को शेयरर हैं या दो से ज़्यादा कोई को शेयरर्स हैं और एक को शेयरर दूसरे को शेयरर को डिस्पोजेस कर देता है प्रॉपर्टी से, जो कि कंबाइंडली ओन को शेयरर हैं वो प्रॉपर्टी के, तो उस सूरत में जो रेमेडी उनके पास अवेलेबल होगी वो सेक्शन 9 के तहत होगी, ना कि सेक्शन 8 के तहत। सेक्शन 8 के तहत जो रेगुलर सूट होगा वो मेंटेनेबल नहीं होगा अगर किसी को शेयरर ने उसको डिस्पोजेस किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ movable property। A person entitled to the possession of specific movable property may recover the same in the manner prescribed by a code of civil procedure। This section is more or less same like section 8, जिसमें बताया गया था कि entitled person करेगा claim और प्रोसीजर जो है वो CPC वाला अडॉप्ट किया जाएगा। तो ये भी सेक्शन जो है वैसा ही बताता है हमें। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है इसमें देखे, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में इन्होंने कहा कि पर्सन इंटाइटल्ड, तो अब इस इंटाइटलमेंट में इन्होंने ट्रस्टी को जो है वो ऐड कर लिया कि कोई ट्रस्टी जो है वो फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ बेनिफिशियरी, या जिस पर्सन के अगेंस्ट उसने जो है वो टाइटल उसको मिला है एज अ ट्रस्टी, जिसके वो बेनिफिट में ट्रस्ट होल्ड किए हुए है प्रॉपर्टी, तो उसके लिए ये सेक्शन 10 के अंदर जो है वो क्लेम कर सकता है। इसमें एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ने यह कहा कि स्पेशल और टेम्परेरी राइट टू प्रेजेंट पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज सफिशिएंट टू सपोर्ट अ सूट अंडर दिस सेक्शन। तो ये एक सफिशिएंट होगा ग्राउंड अगर आपके पास सिर्फ एक टेम्परेरी राइट है या फिर एक जो है वो स्पेशल राइट है। इसकी इलस्ट्रेशंस को देख लेते हैं कि जिसमें ये कहा गया कि ए ने जो है वो बिक्वेथ की है लैंड बी को उसकी लाइफ के लिए, और जब वो मरेगा यानी उसकी लाइफ के बाद जो है वो सी को वो जाएगी। अब ए मरा है तो बी को उस लैंड की जो है वो मिल गई, उसी इंटाइटलमेंट हो गया, लेकिन सी ने जो है वो विदाउट बीज कंसेंट जो है उसकी पोजेशन ऑब्टेन कर ली, तो उस सूरत में बी जो है वो रिकवर कर सकता है सी से, क्योंकि उसके पास ये राइट था फॉर लाइफ, यानी कि एक स्पेशल राइट था उसकी लाइफ तक के लिए, और जब तक उसकी लाइफ है वो उसको एंटाइटल्ड है कि वो उसको रिकवर कर सके, सो वो रिकवर कर सकता है। इसके अलावा इलस्ट्रेशन नंबर बी में देखें तो इसमें कहा गया कि ए ने जो है वो प्लेज कर दिए सर्टेन ज्वेल्स टू बी, यानी कि बी को प्लेज किए किसी लोन को सिक्योर करने के लिए, और बी डिस्पोजेस ऑफ देम बिफोर ही इज इंटाइटल्ड टू डू सो, और बी ने उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया इससे पहले कि वो इंटाइटल्ड होता उनको डिस्पोज करने का। अब एंड देन ए जो है वो विदाउट हैविंग पेड और टेंडर्ड द अमाउंट ऑफ लोन, उसने लोन वापस किए बगैर जो है वो सू कर दिया बी को फॉर पोजेशन ऑफ द ज्वेल्स, तो सूट जो है वो डिसमिस कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी जो ए है उसकी एंटाइटलमेंट नहीं हुई कि वो उसकी इमीडिएट पोजेशन में हो। इलस्ट्रेशन नंबर सी में कहा गया कि ए रिसीव अ लेटर एड्रेस टू हिम बाय बी, बी ने ए को एक लेटर एड्रेस किया जिसमें शायद कोई राइट दिया गया हो, और बी ने वो लेटर वापस ले लिया विदाउट जो है वो एज कंसेंट, ए की कंसेंट के बगैर ही वो लेटर उसने वापस ले लिया। तो ए के पास ये राइट है कि जो उसको बगैर कंसेंट से उससे लेटर लिया गया है वो उसको पोजेस कर सके, उसके अगेंस्ट जो है वो सेक्शन 10 के जो है वो प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सके। इसके अलावा इलस्ट्रेशन नंबर डी में देखें तो ए जो है उसने डिपॉजिट किए बुक्स और पेपर फॉर सेफ कस्टडी विद बी, कि बी को सेफ कस्टडी के लिए बुक्स और पेपर दिए, और बी ने जो है वो लूज कर दिए और सी ने उनको ढूंढ लिया, और उस सूरत में जो है वो ए के पास ये राइट है कि वो रिकवर कर सकता है सी से बाद में। इसके अलावा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर ई देखते हैं। ए जो है वो एक वेयर हाउस कीपर है
और उसकी पोजेशन में जो है वो प्रॉपर्टी दी गई या पोजेशन में गुड्स दी गई नेक्स्ट डिलीवर करने के लिए फॉर द टेम्परेरी टाइम, और उसके बी जो है वो अगर ले लेता है पोजेशन तो वो बी से वो रिकवर कर सकता है अंडर इलस्ट्रेशन नंबर ई। तो इसको देखें तो ये सेक्शन जो है वो यही बात करता है कि प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए, और मूवेबल हो तो वो उसको उस पर्सन को जो है वो डिस्पोजेस करे, कोई अगर उसे कोई डिस्पोजेस करे तो वो रिकवर कर सकता है। तो इसके लिए लिमिटेशन का टाइम है वो 3 ईयर है हमारे पास। नेक्स्ट हम सेक्शन 11 को देखते हैं, और इसमें बात की गई है लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन इन पोजेशन नॉट एज ओनर टू डिलीवर टू पर्सन इंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजेशन। Any person having the possession or control of a particular article of movable property of which he is not the owner may be compelled specifically, यानी कि उसको कंपेल किया जाएगा कि वो स्पेसिफिकली डिलीवर करे उस पर्सन को जो कि इंटाइटल्ड है उसका इमीडिएट पोजेशन का। अब इसमें कुछ केसेस बता दिए गए कि किन केसेस में उसको जो है वो फौरन जो है वो डिलीवर करनी होगी उस पर्सन को जो कि उसकी इमीडिएट पोजीशन का इंटाइटल्ड है। सब क्लास ए में ये लिखा है कि व्हेन द थिंग क्लेम्ड इज हेल्ड बाय द डिफेंडेंट एज अ एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द क्लेमेंट, यानी कि जब वो थिंग्स जो है वो उसे हेल्ड किया गया हो एज अ ट्रस्टी और एज एन एजेंट उस क्लेमेंट के, तो उस सूरत में आपको वो पोजेशन वो वापस करनी ही होगी। इलस्ट्रेशन नंबर ए जो है वो सब क्लास ए को एक्सप्लेन करती है, तो उसको देख लेते हैं। A proceeding to Europe leave his furniture in charge of B as his agent during his absence, यानी कि A जो है वो यूरोप जाते हुए अपना फर्नीचर छोड़ गया B के पास उसके एजेंट के तौर के ऊपर जब उसकी एब्सेंस में, और B विदाउट A's अथॉरिटी B को वो दे गया और B ने उसकी अथॉरिटी के बगैर उस फर्नीचर को आगे प्लेज कर दिया C को, और सी जो है वो जानते हुए नोइंग दैट बी हैज़ नो राइट टू प्लेज द फर्नीचर, ये जानते हुए कि बी के पास कोई राइट नहीं है फर्नीचर को प्लेज करने का, उसने उसको आगे एडवर्टाइज कर दिया फॉर सेल। तो उस सूरत में क्या होगा कि वो सी जो है उसको कंपेल किया जाएगा कि वो उस फर्नीचर को वो वापस करे, जो कि इंटाइटल्ड पर्सन है ए उसको जो है वो डिलीवर करे, क्योंकि वो उसको होल्ड कर रहा है एज अ एज ट्रस्टी। तो ये इसने हमें एक्सप्लेन किया, जो सब क्लास ए है उसको एक्सप्लेन कर दिया इस इलस्ट्रेशन ने। नेक्स्ट सब क्लास बी में ये कहा गया है कि व्हेन कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड द क्लेमेंट एडिक्वेट रिलीफ फॉर द लॉस ऑफ थिंग क्लेम्ड, यानी कि जब मॉनेटरी कंपनसेशन जो उसकी थिंग वो क्लेम कर रहा है उसका लॉस की मॉनेटरी कंपनसेशन अजाला ना कर सके, तो उस सूरत में जो है वो कंपेल किया जाएगा कि वो पोजेशन डिलीवर करे। इसकी इलस्ट्रेशन नंबर बी देखिएगा, जिसमें ये लिखा है कि Z हैज़ गोट पोजेशन ऑफ एन आइडल बिलोंगिंग्स टू एज फैमिली। Z ने जो है वो पोजेशन हासिल की एक ऐसे आइडल की जो कि एज की फैमिली को बिलोंग करता था, ऑफ विच ए इज़ द प्रॉपर कस्टोडियन, तो ए उसका प्रॉपर जो है वो कस्टोडियन है, तो Z को कंपेल किया जाएगा कि वो उसे डिलीवर कर दे वापस ए को, यानी कि वो जो आइडल है उसके ऊपर प्राइस नहीं लगाई जा सकती क्योंकि वो उसकी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं ए की फैमिली की। सो देयरफॉर उसके लिए जो हम एडिक्वेट जो है वो मॉनेटरी कंपनसेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते, वो इनवैल्यूएबल है एज पर ए, तो उसको जो है वो कंपेल किया जाएगा जी को कि वो उसको डिलीवर करे ए को, जो कि इंटाइटल्ड है उसकी इमीडिएट पोजेशन का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सब क्लास सी, जिसमें ये कहा गया कि व्हेन इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू असरटेन द एक्चुअल डैमेज काज्ड बाय इट्स लॉस, यानी कि जो थिंग जिसको पोजेस किया है किसी पर्सन ने, जब ये बहुत डिफिकल्ट हो कि उसकी जो है वो एक्चुअल वर्थ जो है वो देखी जा सके इन टर्म ऑफ मनी, तो उस सूरत में जो है वो फिर कंपेल किया जाएगा जो पर्सन होल्ड कर रहा है ताकि वो इंटाइटल्ड पर्सन को डिलीवर करे। तो इसके लिए आप देखें इलस्ट्रेशन नंबर सी, जिसमें लिखा गया है कि ए इज इंटाइटल्ड टू अ पिक्चर बाय ए डेड पेंटर एंड ए पेयर ऑफ रेयर चाइना वेजेस, बी हैज पोजेशन ऑफ देम, द आर्टिकल आर टू स्पेशल अ कैरेक्टर टू बियर एंड असरटेनेबल मार्केट वैल्यू, यानी कि ये एक डेड पेंटर की बनाई हुई पिक्चर के ऊपर कोई प्राइस टैग लगाना बहुत मुश्किल है, उसकी मार्केट वैल्यू असरटेन करना मुश्किल है। इसी तरह जो रेयर चाइना वेजेस हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल है कि उनके ऊपर कोई प्राइस लगाई जाए, असरटेन की जाए कि उनकी मार्केट वैल्यू क्या है। सो बी को कंपेल किया जाएगा कि उसकी पोजेशन वो ए को डिलीवर करें। नेक्स्ट लास्ट हम देखेंगे क्लास डी में ये कहा गया कि व्हेन द पोजेशन ऑफ द थिंग क्लेम्ड हैज बीन रॉन्गफुली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द क्लेमेंट,
यानी कि जब क्लेमेंट से रॉन्गफुली जो है वो ट्रांसफर हुई है प्रॉपर्टी, रॉन्गफुली जो है प्रॉपर्टी किसी दूसरे की पोजेशन में गई है, तो उस सूरत में भी उसे कंपेल किया जाएगा कि वो फिर जो है वो उसका रियल जो इंटाइटल्ड है ओनर उसको डिलीवर करे। तो ये था सेक्शन नंबर 11। इसमें हमने देखा कि अगर कोई पर्सन जो है पोजेशन रखता है प्रॉपर्टी का लेकिन रियल ओनर नहीं है, उस सूरत में उसको कंपेल किया जाएगा कि वो उसके एंटाइटल पर्सन को डिलीवर करे। फिर हमने देखा कि चाहे तो वो पर्सन बाय वे ऑफ ट्रस्ट होल्ड करता हो, या फिर जो कंपनसेशन इन मनी है वो एडिक्वेट ना हो, या ये डिफ़िकल्ट हो कि उस चीज़ की, उस गुड्स की जो है वो वैल्यू सर्टेन की जाए, या फिर जो है वो उसे रॉन्गफुली ट्रांसफ़र किया गया हो, तो उस सूरत में जो है वो कंपेल किया जाएगा जो पोजेसर है कि वो उसके एंटाइटल्ड पर्सन को डिलीवर करे। तो ये हमने सेक्शन नंबर 8 से लेकर सेक्शन नंबर 11 तक कवर कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है उसके चैप्टर को डिस्कस करेंगे, और जो स्लाइड्स हैं, जो केस लॉज हैं, इनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर कोई सवाल हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।